हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड यानी अस्थानीकृत रासायनिक बंध। वे अणु जिनमें दो परमाणुओं के बंधी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु तक सीमित न रहकर पूरे अणु के 3 या अधिक परमाणुओं में फैल जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण होकर अस्थानीकृत रासायनिक बंध बनते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दो परमाणुओं के बीच में बंधित होते हैं, वह केवल उन्हीं दो परमाणुओं के बीच में सीमित नहीं रहकर उस जो पूरा मॉलिक्यूल जो अणु होते हैं उसके अणु जो परमाणु के मध्य फैल जाते हैं या अस्थानीकृत हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण अणु में अनुनाद के कारण हो सकता है या अतिसमय युग्मन प्रभाव के कारण हो सकता है, और अनुनाद का मुख्य कारण यौगिक में संयुग्मन एवं एरोमेटिकता आदि है। तो यहाँ हम किस किस के बारे में बात करने जा रहे हैं? हम बात करेंगे अनुनाद के बारे में, इंडक्शन इफेक्ट के बारे में, हाइपर कंजुगेशन के बारे में, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेरणिक प्रभाव या फील्ड इफेक्ट, जिसे हम क्षेत्रीय प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट एंड फील्ड इफेक्ट। देखिए, दो असमान परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध स्थानीय रूप से सहसंयोजक बंध स्थायी रूप से ध्रुवीय होता है, क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होता है। कार्बनिक यौगिक में यही स्थायी ध्रुवण प्रेरणिक प्रभाव का कारण होता है। जब दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता अलग अलग होती है आपस में जुड़े रहते हैं, तब वह जो बंध होता है दोनों परमाणुओं के मध्य, वह पोलर हो जाता है यानी कि ध्रुवीय हो जाता है। और यह होता है किसके कारण? यह होता है उन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ऐसा होता है। यदि प्रेरणिक प्रभाव आकाशीय माध्यम से या विलायक के माध्यम के द्वारा उत्पन्न होता है तो इसे फील्ड इफेक्ट कहते हैं। अब हम ऐसे कार्बनिक यौगिक की विचार करते हैं जिसके एक सिरे पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह होता है। देखिए, यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल के रूप में ये लिया है। यहाँ C1, C2, C3, C4 तो कार्बन है, और X जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप अर्थात समूह है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा है। अब हम आगे देखते हैं। यह प्रतिस्थापित समूह X जो कि C1X, जो इनके किस किस के बीच में बंध बना हुआ है? C1 मतलब कार्बन फर्स्ट और X के मध्य के बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो X क्या कर रहा है? जो C1X के मध्य जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि कार्बन के कंपेयर में X की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो जो बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे कि C पर तो आ जाता है आंशिक धनावेश और X पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश। इसकी वजह से उस बंध में क्या आ जाती है? पोलैरिटी यानी ध्रुवणता आ जाती है। इस प्रकार से यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अगर कार्बन से जुड़ा होता है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी से दूर धकेलेगा। और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह वो होगा जिसकी विद्युत ऋणता जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन से उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? कम रहती है, और कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अपने से दूर धकेलेगा। तो जो समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, तो वो तो दिखाएगा -I प्रभाव, और जो समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी से दूर धकेलेगा वो दिखाएगा +I इफेक्ट। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करना। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनके अम्ल सामर्थ्य मतलब उनकी एसिड स्ट्रेंथ को ज्ञात करने में प्रेरणिक प्रभाव का काफ़ी योगदान होता है। कार्बनिक अम्ल के COOH समूह पर -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा होने पर अम्ल सामर्थ्यता बढ़ जाती है। अम्ल सामर्थ्यता कब बढ़ती है? जब अम्ल का Ka का मान बढ़ता है या pKa का मान कम होता है। अब CO समूह पर -I प्रभाव जुड़ने पर क्या होता है? जुड़ने पर अम्ल के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिल आयन का स्थायित्व ऋणात्मक आवेश के स्थानीकरण के कारण बढ़ जाता है, जिससे अम्ल का आयनन बढ़ जाता है और H+ आयन सुगमता से प्राप्त हो जाता है। मतलब ये लैंग्वेज क्या कहना चाहती है?
ये कहना चाहती है कि जब हम COOH से H को हटा देते हैं तो COO- बनता है। अब इस ऋणावेश को स्थायी करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इस COO ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो यह इसकी स्टेबिलिटी उस समूह से बढ़ जाती, उस दूसरे ग्रुप से बढ़ जाती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में उसकी क्या बढ़ जाएगी, स्थायित्व, उस ऋणावेश का स्थायित्व बढ़ जाता है और उस जो वो अम्ल था उसका क्या बढ़ जाता है, उसका अम्ल सामर्थ्यता बढ़ जाती है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं हम। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से और एसिटिक अम्ल प्रोपियोनिक अम्ल से अधिक प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में COO समूह से H परमाणु जुड़ा हुआ है, जबकि एसिटिक अम्ल से COO समूह से +I प्रभाव वाला CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो H जुड़ा हुआ है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, और एसिटिक अम्ल की बात करें तो यहाँ CH3 समूह जुड़ा हुआ है जो कि +I इफेक्ट दिखा रहा है, जो कि और भी ज़्यादा नेगेटिव जो ऋणावेश आया है H हटने के बाद C+O पर, वहाँ पर और नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो जो वो समूह है उसका स्थायित्व घट रहा है। और अगर हम प्रोपियोनिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर +I ज़्यादा है कंपैरेटिवली एसिटिक अम्ल के कंपेयर में, तो वो और भी कम स्थायित्व होगा एसिटिक अम्ल से। तो यहाँ पर स्थायित्व का क्रम देखते हैं, अगर प्रेरणिक प्रभाव से तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड। इस तरीके से इंडक्शन इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा हम देख सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक अम्ल का स्थायित्व का क्रम क्या रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कार्बनिक अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट। प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने पर साधारणतः द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है। यदि यौगिक में दो समूहों का प्रेरणिक प्रभाव एक दूसरे के विपरीत नहीं है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि समपक्ष 2 ब्यूटेन का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च है, क्योंकि दोनों CH3 समूह का प्रेरणिक प्रभाव एक ही दिशा में है, जबकि विपक्ष 2 ब्यूटेन का द्विध्रुव आघूर्ण लगभग 0 है, क्योंकि दोनों CH3 समूह विपरीत दिशा में होने पर एक दूसरे के प्रेरणिक प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यहाँ समपक्ष 2 ब्यूटेन है, दोनों का एक ही दिशा में, मतलब नीचे की तरफ क्या लग रहा है, द्विध्रुव, दोनों नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेल रहे हैं, तो एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इधर की तरफ धकेल रहा है और उसकी एंटी डायरेक्शन में ये वाला ग्रुप धकेल रहा है, तो इसका जो डायपोलर मोमेंट है वो इसके डायपोलर मोमेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। और क्योंकि यहाँ समपक्ष 2 ब्यूटेन में दोनों नीचे की तरफ धकेल रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 न होकर इसके कंपेयर में कहीं ज़्यादा होगा। इस तरीके से प्रेरणिक प्रभाव से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण डिसाइड होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोनियम आयोन का स्थायित्व, यानी कार्बोकेटायन का स्थायित्व। तो अगर कार्बोकेटायन पे जितने ज़्यादा +I ग्रुप जुड़े होंगे या जिसका +I इफेक्ट ज़्यादा होगा उस कार्बोकेटायन का स्थायित्व ज़्यादा होगा, क्योंकि +I इफेक्ट क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे उसको स्टेबल करने का काम करेगा, उसको स्थायित्व प्रदान करने का काम करेगा। इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। यह स्थायी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है। ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध अथवा त्रिबंध, जैसे C+C हो गया, C++ हो गया, C++ हो गया आदि उपस्थित हो, या कोई ऐसा यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध के पास वाले परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दर्शाते हैं। इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का द्विबंध या त्रिबंध से एक बंधित परमाणु पर अथवा दूसरे बंध पर अथवा एकाकी युग्म वाले इलेक्ट्रॉन से एकल बंध पर पूर्णतः अस्थायी रूप से स्थानांतरण हो जाता है। इसके फलस्वरूप अणु में क्या आ जाएगा, या तो धन आवेश आ जाएगा या ऋण आवेश आ जाएगा। इस प्रकार का प्रभाव किसी भी अभिकर्मक द्वारा यौगिक के अणु पर आक्रमण करने पर प्रदर्शित होता है। अभिकर्मक को अभिक्रिया के हटाने पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। मतलब
ये लैंग्वेज क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनमरी प्रभाव पूर्ण तरीके से आहिस्ता प्रकार का प्रभाव होता है। मतलब ये कब दिखेगा? ये तभी दिखेगा जब इस पर कोई दूसरा रिएजेंट आके अटैक करेगा। अब वो रिएजेंट कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो सकता है, नाभिक सनी अभिकर्मक हो सकता है, या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो सकता है। जब वो आकर अटैक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित हो जाते हैं। तो उससे कंडीशन में क्या होगा? एक परमाणु पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। लेकिन अस्थायी प्रकार से जैसे ही अपन रिएजेंट या अभिकर्मक हटा देंगे ये वापस खत्म हो जाता है। इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉनमय प्रभाव को हम कब उत्पन्न होता है? ये केवल और केवल अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, अस्थायी होता है और पूर्णतया आवेश परमाणुओं पर आता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आंशिक आता था, यहाँ पूर्णतया इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो जाने से धनावेश और ऋणावेश पूर्णतया आता है। अब हम आगे बात करते हैं अनुनाद। अनुनाद के बारे में हम जानते ही हैं कि अनुनाद केवल एक संरचना का न होकर कई संरचनाओं का युग्म होता है, और जो वो युग्म होता है वो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनाद संकर। देखिए यहाँ बेंजीन की अनुनाद संरचनाएं कौन सी है? ये दो संरचनाएं तो केकुले ने दी और ये डेबार ने दी, और इन सबको मिलाकर जो लास्ट में अनुनाद हाइब्रिड बना वो ये बना। इस तरीके से अनुनाद हाइब्रिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड्स की हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड्स की ये 3 प्रकार की अनुनाद संरचना है। तो इस प्रकार से अनुनाद के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में भी काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि अनुनाद क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाके हम देखते हैं कि अनुनाद अगर पाया जाता है मॉलिक्यूल्स में तो वो मॉलिक्यूल्स का स्थायित्व बढ़ाता है, उस अणु का स्थायित्व बढ़ाता है। और अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? सबसे पहली तो ये होती है कि प्रत्येक अनुनादित संरचना में प्रत्येक परमाणु की स्थिति समान रहती है। मतलब परमाणु की स्थिति कभी भी चेंज नहीं होती है, परमाणु हमेशा अपने स्थान पर ही रहेगा। प्रत्येक अनुनादित संरचना में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान रहती है, उनकी स्थिति बदल जाती है। परमाणु की स्थिति नहीं बदलेगी, उनकी संख्या भी समान रहेगी। दूसरा, प्रत्येक अनुनादित संरचना में जो युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो समान रहेगी, संख्या समान रहेगी, लेकिन उनकी स्थिति चेंज हो सकती है। वही तो अनुनाद है, एक इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ चला जाना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी नहीं मॉलिक्यूल से और आएंगे भी नहीं। तो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है, लेकिन उनकी स्थिति बदल जाती है। तीसरी है, अनुनादित संरचना में निकटस्थ परमाणुओं पर सजातीय आवेश नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो आपस में बिल्कुल पास में परमाणु होंगे उन पर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। ये सबसे बड़ी कंडीशन है अनुनाद की। चौथा, सभी अनुनादित संरचनाओं की ऊर्जाएं लगभग समान होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जितनी भी अनुनादित संरचनाएं होती है उनके लगभग समान होती है, इन ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होता है। और फाइनली, आयनिक संरचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु धनावेश और विद्युत धनी परमाणु पर धनावेश और विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋणावेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या अस्थानीकरण होता है तो उस कंडीशन में इस तरीके से आवेश को स्थानांतरण किया जाता है कि जो अधिक विद्युत धनी परमाणु होता है उस पर तो धनावेश आए, और जो विद्युत ऋणी परमाणु होता है उस पर कौन सा आवेश आए? उस पर ऋणावेश आए। इस तरीके से हमने अनुनाद की क्या महत्वपूर्ण बिंदु होती है उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन या बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेकर-नाथन ने इसको समझाया था। हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है? अतिसंयुग्मन, यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण होता है जिससे अणु में सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण अणु में अनुनाद उपस्थित होता है। यहाँ पे जो अनुनाद होगा वो किसके कारण होगा? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर अनुनाद आएगा। यह ध्यान रखने वाली बात है। जिस प्रकार से संयुग्मन में पाई
या पाइपी कक्षों का अतिव्यापन होता है, उसी प्रकार अतिसंयुग्मन में क्या होता है, देखो संयुग्मन में कॉन्जुगेशन में तो क्या हो जाएगा पाई पाई और पाई पी, और अतिसंयुग्मन में यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो जाएगा सिग्मा पाई या सिग्मा पी, कक्षों का अतिव्यापन हो गया है। इस कारण इसे सिग्मा अनुनाद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं रह पाता है उन दो परमाणुओं के बीच में जिनके सिग्मा बंध टूटते हैं। इस कारण इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं और नाखर बेतन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेकर-नाथन ने इसको दिया था। इस प्रकार से अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है। हमने देखा प्रेरणिक एक स्थायी प्रभाव है, अतिसंयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रभाव होता है वो अस्थायी प्रभाव होता है, स्थायी प्रभाव नहीं होता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं सिग्मा पाई प्रकार के कक्षकों के अतिव्यापन से जो हाइपर कंजुगेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन कार्बन बंध होते हैं असंतत तंत्रों में वो टूटेगा। सबसे पहले जो कि किससे जुड़ा हो रहता है, सी डबल बॉन्ड सी से या सी ट्रिपल बॉन्ड सी से, मतलब या तो डबल बॉन्ड से, क्योंकि पाई अपन यहाँ पे सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो और वो किससे जुड़ा हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन बंध सी डबल बॉन्ड सी से या सी ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन कार्बन बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का असंतृप्त तंत्र के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन हो जाता है और इसे सिग्मा पाई संयुग्मन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये है अपने पास सिस्टम था, तो क्या हुआ जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध था सिग्मा बंध वो टूटा, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ विस्थापित हुए, वो विस्थापित हुए इससे जुड़े हुए कार्बन पे। असंतप्त तंत्र के जो कार्बन था उसकी तरफ स्थापित हुए, और उसकी वजह से क्या हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो आगे वाले कार्बन पे डिलोकलाइज हो गया। इस तरीके से ये कंजुगेशन आ गया, इसके अंदर अनुनाद आ गया या संयुग्मन हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन कार्बन के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ विस्थापित हुए, क्योंकि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, सिग्मा अनुनाद भी बोला था। और फिर क्या हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से विस्थापित होकर अगले वाले कार्बन पे चले गए। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो मैंने बोला था नो बॉन्ड रेजोनेंस, अब यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। प्रोपीन में सी डबल बॉन्ड सी पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल एवं सी एच मतलब कार्बन हाइड्रोजन बंध के सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल के मध्य इलेक्ट्रॉन का अस्थायीकरण होता है, जो निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो सिग्मा पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से टूटेंगे और किधर की तरफ करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके से ये इनमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। ये देखो प्रोपीन की अनुनादित संरचना निम्न प्रकार से दी जा सकती है। यहाँ पे हाँ, सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर वाला हाइड्रोजन से एक हो गया, नीचे फिर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन और एक ये, तो एक कितनी संरचनाएं मिल जाएगी, जितने सिग्मा बंद होंगे अल्फा कार्बन पे, असंतृप्त जो मोइटी होती है उसके अल्फा कार्बन पे जितने सिग्मा बंद हो गए उनसे एक ज़्यादा क्या पाई जाएगी, उसकी अनुनाद संरचनाएं पाई जाएगी। तो यहाँ पे देखो प्रोपीन में कितने हैं, अल्फा कार्बन पे 1 2 3 सिग्मा हाइड्रोजन है, सिग्मा बंद है। कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 3 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बंद है, तो इसकी टोटल कितनी संरचनाएं होगी, एक तो खुद और 3 अदर मतलब 4। इस प्रकार से जितने सिग्मा बंद होते हैं उससे एक ज़्यादा इसकी वो पाई जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ से भी सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ वो वाला बंद टूट जाता है और इसी वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। यहाँ सबसे पहले ऊपर वाला टूटा, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। इस तरीके से 3 संरचनाएं तो ये हो गई, और एक ये जो बिल्कुल फर्स्ट संरचना थी वो, इस तरीके से इसकी 4 संरचनाएं हो गई।
अब इसमें यह है, इसलिए इसको बंधहीन अनुनाद भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब जितने सिग्मा बंद होंगे अनसेचुरेटेड मोइटी के अल्फा कार्बन पे, जितने ज़्यादा सिग्मा बंद होंगे उतने ही ज़्यादा उसका स्थायित्व पाया जाएगा। इसलिए हम अगर एल्किन्स के स्थायित्व की बात करते हैं तो एथिन से प्रोपेन की ओर बढ़ने पर अतिसंयुग्मन के कारण अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती है, इसलिए स्थायित्व बढ़ता है। यहाँ देखो इन दोनों पे ये 3 तो सिग्मा बंद इधर मिल जाएंगे, 3 सिग्मा बंद इधर बन जाएंगे, 6 सिग्मा बंद हो गए। यहाँ पर 3 सिग्मा बंद हो गए और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका पाया जाएगा? इस वाली मोइटी का पाया जाएगा। इस तरीके से एल्किनों का स्थायित्व हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्मा और पी ऑर्बिटल का जो अतिसंयुग्मन के वजह से जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके बारे में। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसे एथिल मुक्त मूलक एवं एथिल कार्बोनियम आयन का उदाहरण लेकर सुगमता से समझाया जा सकता है। एथिल मुक्त मूलक में मेथिल समूह CH बंध के सिग्मा कक्षक एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बन परमाणु के P कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है अतिव्यापन कर इलेक्ट्रॉनों का अस्थानांतरण कर देते हैं और इस तरीके से इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसी तरीके से कार्बोकेटायन में पाया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो वो डिलोकलाइजेशन सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन के कारण होगा पी ऑर्बिटल और सिग्मा की वजह से, तो उसके बोलेंगे हमें सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।